प्रभात की किरणें मुस्कान लाएं, नव आशा की रश्मि जगाएं। खिलते फूलों की मधुर बयार, नव जीवन का हो शुभ संचार। चिर नूतनता का गूंजे सुर, प्रकृति गाए नव जीवन का स्वर। हर किरण कहे एक नई बात, सपनों संग हो नई शुरुआत। प्रभात के आरंभ में सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं गवीश द्विवेदी करता हूं आप सभी को नमस्कार। काल अर्थात समय सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय देखकर ही हम अपने विभिन्न कार्यों को करते हैं और भारतीय परंपरा में इसके लिए हम पंचांग की शरण लेते हैं। और आइए जान लेते हैं आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बुधवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और पंचांग के बाद अब क्रम सुभाषित का। सुभाषित हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर है। ये नित्य हमें जीवन के अनुभवों से परिचित कराते हैं। वस्तुतः अच्छी बातों या शुभ विचारों से हमारा मन शिव संकल्पवान बनता है और ठीक इसी प्रकार सज्जनों के साथ रहने से हमारा शुभ संस्कार भी बनता है, क्योंकि सज्जन लोग स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं और सदैव हमें उनका संसर्ग करते रहना चाहिए। और इसी भाव को बता रहा है हमारा आज का सुभाषित। सतां हि दर्शनं पुण्यं तीर्थभूताश्च सज्जनाः कालेन फलते तीर्थम् सद्यः सज्जन संगतिः। सज्जनों के दर्शन से ही प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि सज्जन साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। वस्तुतः तीर्थ की महिमा तो समय आने पर प्रतिफलित होती है, पर सज्जनों की संगति तो तत्काल फलदायिनी प्रतीत होती है। Even the sight of the noble ones gives happiness just like holy places. But one has to travel to holy places in order to find joy, while mere acquaintance of the noble ones brings joy immeasurable. और कार्यक्रम में बात अब भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारत में जिस तरह काशी का महत्व उत्तर भारत में है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। रामेश्वरम धामों में से एक धाम और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक खूबसूरत द्वीप है, जिसका आकार एक सुंदर शंख की तरह दिखता है। आज हम जानेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में। एक ऐसा देश है जहां कई तरह के ऐतिहासिक स्थल देखे जा सकते हैं और इन सभी का इतिहास में अपना अलग अलग महत्व है। भारत में हजारों साल पुराने कई मंदिर स्थापित हैं। इसी क्रम में सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा है एवं शंख के आकार का द्वीप है। रामेश्वरम की जो व्याख्या है, रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः, जो राम का ईश्वर है, राम की कामनाओं की पूर्ति जिसने की, राम का जो आराध्य है, अर्थात वह
अखंड चंद्रखंडधारी मुंडमाल भूषित देवाधिदेव आशुतोष भूतनाथ भगवान शंकर। तो भगवान शंकर का जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर है। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि जब श्री राम लंका विजय करके लौटे तो उन्होंने ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव पूजन के लिए कहा था। कहा यह भी जाता है कि भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश जाकर शिवलिंग लाने को कहा। इसके बाद जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर लगी तो माता सीता ने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उस शिवलिंग की पूजा की। उस शिवलिंग को आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हनुमान जी जिस शिवलिंग को लेकर आए उसे भी वहीं स्थापित किया गया है, जिसे हनुमदीश्वर के नाम से जाना जाता है। वहाँ का जो महत्व है स्कंद पुराण में विशद रूप से वर्णित है। उसके अतिरिक्त ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ब्रह्म पुराण में तथा अन्यान्य पुराण और उपपुराणों में महात्म रामेश्वरम का भगवान वेदव्यास ने प्रतिपादित किया है। रामेश्वरम मंदिर की बनावट बेहद आकर्षक है, जिसे देखने वाला देखता ही रह जाता है। पूरा मंदिर लगभग 15 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है, जिसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर अपने गलियारे के लिए भी जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। लोग इन कुओं का पावन तीर्थ के समान पूजते और इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। इन कुओं के बारे में मान्यता है कि इन्हें भगवान श्री राम ने अपने बाण से बनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामेश्वरम मंदिर परिसर के भीतर के सभी कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का जल छोड़ा था। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि रामेश्वरम का इतना महत्व है कि रामेश्वरम में जो रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनका जो दर्शन कर लेते हैं उनका भी कल्याण होता है। इतना ही नहीं, रामेश्वरम से जो वायु प्रवाहित होती है और वह वायु जो वहाँ के कणों को लेकर के जहाँ तक जाती है, तो वह उन कणों का स्पर्श किसी महान पापी से भी यदि होता है तो वह पापी तर जाता है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नामों द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं, जो अपने आप में प्रसिद्ध हैं। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद अब क्रम स्वास्थ्य प्रभाग का। आयु बढ़ने के साथ कई बीमारियों की संभावना भी बढ़ जाती है और इसलिए हमें सतर्क रहने और लक्षणों को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आँखों की समस्या एक है जिसका नाम है काला मोतिया अर्थात ग्लूकोमा। विश्व काला मोतिया जागरूकता सप्ताह अभी मनाया जा रहा है। आइए जान लेते हैं कि काला मोतिया कैसे होता है और क्यों आवश्यक होता है इसका शीघ्रातिशीघ्र इलाज करवाना।
मोतिया और मोतियाबिंद दुनिया भर में दृष्टि खो देने यानी दृष्टिहीनता के प्रमुख कारण हैं। काला मोतिया यानी ग्लूकोमा और सफेद मोतिया यानी कैटरैक्ट, इनमें काफी अंतर होता है। सफेद मोतिया इलाज द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन काला मोतिया आंखों की रोशनी छीन लेता है। काला मोतिया ज़रूरी नहीं कि आपको पेनफुल हो, दर्द के साथ हो। नॉर्मल अक्सर ये एसिम्प्टोमेटिक पेनलेस होता है, इसका पता ही नहीं चलता, इसीलिए इसको बोला हुआ है साइलेंट थीफ ऑफ नाइट। ये ज़रूरी है समझना कि काले मोती की रोशनी वापस नहीं आती है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है इसको तब पिकअप करके डायग्नोज करना जब इसकी रोशनी पूरी तरह से नहीं जा चुकी है। यूजुअली ओल्डर पेशेंट्स को होती है 45-50 इयर्स के बाद, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ग्लाकोमा की, डायबिटिक्स में रिस्क ज़्यादा है, मायोपिक्स में रिस्क ज़्यादा है, जो किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स का या और दवाई का, उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो इसलिए क्योंकि इस पे बहुत सारे रिस्क्स हैं और ये एसिम्प्टोमेटिक है, तो बेस्ट तरीका यही होता है कि हर 2-3 साल के बाद अपनी आंखें एक विशेषज्ञ से चेक कराएं, ताकि टाइम से पता चल जाए काले मोतिये का। काला मोतिया के शिकार अधिकतर लोग अपने आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। काला मोतिया का सबसे खतरनाक पहलू है कि इस रोग के कारण गई दृष्टि को वापस नहीं लाया जा सकता। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो आंखों में दबाव बढ़ने से जुड़ी होती है। हमारी आंखों में एक प्रकार का तरल भरा होता है, जिससे आंखों का आकार बनाए रखने में सहायता मिलती है और लेंस तथा कॉर्निया को पोषण मिलता है। ऐसे लोग जिनके आंखों में तरल पदार्थ ठीक से बाहर नहीं निकल पाता, उनकी आंखों के अंदर दबाव बढ़ जाता है और रक्त वाहिकाएं ऑप्टिक नर्व की तरफ बढ़ने लगती हैं। नर्व कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती है, जिससे दृष्टिहीनता बढ़ती जाती है। काले मोतिये का इलाज 3 टाइप का होता है, मेडिसिन से, लेज़र से और ऑपरेशन से। काले मोतिये का इलाज लाइफ लॉन्ग होता है, दवाई बंद नहीं करनी। दवाई सिंपल आई ड्रॉप है, उसको डालने का तरीका आना चाहिए। ड्रॉप का खाली डालना ही नहीं, ठीक से डालना, जैसे आँख के नीचे का लिड को नीचे करके ऐसे टिप करके हैंड को उससे डालना होता है, ताकि जो भी दवाई है वो सही मात्रा से आँख में गई है। काला मोतिया संबंधित नेत्र विकारों का एक समूह है जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है। ये नर्व आंख से मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाती है और हम देख पाते हैं। ऑप्टिक नर्व में हुई क्षति को ठीक नहीं किया जा सकता। आमतौर पर काला मोतिया का पता तब तक नहीं चल पाता जब तक व्यक्ति की दृष्टि नहीं चली जाती। इरिवर्सिबल है। दूसरा, दवाई का सेवन हमेशा लाइफ लॉन्ग, खाना खाना भूल जाइए, दवाई डालना नहीं भूलना है। तीसरा, ऑपरेशन के बाद भी आपको काले मोतिये के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद भी दवाई का सेवन शायद करना पड़े, उसका भी परेशान मत होइए। चौथा, किसी भी ऑपरेशन, दवाई या लेज़र के बाद विजन इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, विजन प्रिजर्वेशन रहेगा। पांचवा, साइड विजन पहले जाती है तो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऑफ लाइट बढ़ा के चलने का और साइड से ऑब्स्टिकल्स प्रिवेंट करने का ज़रूरी है। तो जागरूकता ही इम्पॉर्टेंट है टू सेव साइट फ्रॉम दिस थीफ ऑफ नाइट। काला मोतिया से होने वाली दृष्टिहीनता से बचाव के लिए जरूरी है कि इसका इलाज जल्द शुरू किया जाए। आवश्यक है कि 40 वर्ष की आयु के बाद नियमित रूप से अपनी आंखों की जांच करवाई जाए, जिससे काला मोतिया की जल्द पहचान संभव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो है लंबरेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे?
अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। श्रीमती दिया, इंदु कुमारी, मीराबेन, मिर्जा बानो, सारे लोन अप्रूव। कंग्रेचुलेशंस, लिस्ट में महिलाओं का नाम ऊपर आ रहा है। रानी एडेड, शांति एडेड, मधु चाची एडेड, उनकी बहू भी एडेड। लिस्ट तो इनकी भी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। लता, गोपी, कला, आप आज से ड्रोन पायलट। देखा, आत्मनिर्भर महिलाओं की ये लंबी लिस्ट कैसे विकसित बनते भारत का अंतर छोटा कर रही है। 21वीं सदी की नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। बधाई हो विकास में नारी की भागीदारी की। बधाई हो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और विराम के समानांतर आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। विराम से पूर्व स्वास्थ्य प्रभाग में हमने आज आँखों की समस्या से जुड़ी बात की। वैसे सामान्य जीवन में भी आँखों की समस्या आम बात है और स्वास्थ्य की समस्याओं के समाधान के लिए योग भी एक सहायक मार्ग है। तो आइए योग सूत्र में आज देख लेते हैं कि कौन कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जो आँखों की समस्या में बचाव करने में हमारी सहायक बन सकती हैं। आँखों को स्वस्थ रखना आज के इस गैजेट युग में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में जानते हैं कुछ आसान सी क्रियाएं जो आपकी आँखों को स्वस्थ रखने का कार्य करेंगी। 2-3 प्रैक्टिसेस समझते और फिर 2-3 ऐसे काम जो आपको प्रतिदिन करने हैं ताकि आप अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकें। सबसे पहले तो हम त्राटक के कुछ अभ्यास लेंगे। आप दिन के किसी भी समय इनका अभ्यास कर सकते हैं। बस ये महत्वपूर्ण है कि रोशनी सामने से आपकी आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए, पीछे से हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अधिक जहाँ डस्ट हो, बहुत ज़्यादा धूल हो, वहाँ इसका अभ्यास नहीं करना है। तो आप अपने आसन पर बैठें या फिर आप कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। दाएं हाथ को इस तरह से सामने ले आना और अपने दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के चमकते हुए हिस्से को देखना है। आप अलग दृष्टि से देखना है, यानी बार बार आईज को ब्लिंक नहीं करेंगे। कोशिश करें आंखें खुली रहें और अपने दाएं हाथ को दाएं तरफ ले जाएं, जितना दूर तक ले जा सकते हैं जहां तक कि क्लियरली विजिबल है, और फिर वापस ले आएं। आंखों को बंद कर लें, हाथों की स्थिति परिवर्तित कर लें, लेफ्ट साइड से इस ही को दोहराना और फिर अपने हाथ को वापस ले आना, आंखें बंद कर लेना। इस स्टेप को 3 बार दोहराइए। अगले स्टेप में हाथ को आंखों के नजदीक लेकर आना, जितना नजदीक ला सकते हो, जितना क्लियरली विजिबल है जहां तक, और फिर दूर ले जाना, फिर आंखों को बंद कर लेना। ऐसे ही दूसरे हाथ से दोहराना और इसको भी 3 बार दोहरा लीजिए। तीसरे स्टेप में अपने टिप ऑफ द नोज पर अपने आईबॉल्स को लेकर आएं और यहाँ से एक बड़ा चक्र बनाना, क्लॉकवाइज, आंखें बंद, फिर से टिप ऑफ द नोज, एंटी क्लॉकवाइज, आंखों को बंद कर लें। अगले स्टेप में आप दूर, जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर देखें और इस तरह से 30 सेकंड्स तक अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहें। कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक करते रहना। हथेलियों की कटोरी बना लेना, उनको आंखों पर टिका देना, आंखें खुली रहेंगी। अब आंखों को बंद कर लेना, हथेलियों को हटा देना, जो भी रंग दिख रहा है उस पर थोड़ी देर कलर मेडिटेशन करना और फिर धीरे धीरे आंखों को खोल देना। है ना ये आसान सा काम? बस आप प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए। कुछ ऐसे प्रयोग जो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। रात्रि में सोने से पहले अपने तलवों पर थोड़ी देर तेल से मसाज जरूर कीजिए। जब आप बहुत देर गैजेट यूज़ करते हैं, कोई भी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, 20-20 का भारत योग का रूल अपनाइए, यानी हर 20 मिनट्स के बाद आंखों को स्क्रीन पर से हटाना, जितना दूर देख सकते हैं देखना और इस तरह से आंखों को ब्लिंक करना और फिर से अपना काम शुरू कर देना। इसी के साथ साथ दिन में 2 से 3 बार मुंह में पानी भर लीजिए ऐसे, और सिंक में जा करके पानी लेकर के आंखों पर छपके मारना, यानी इस तरह से छपके मार लें। रात्रि में सोने से पहले आंखों की सफाई जरूर करें। नियमित रूप से हमारा कार्यक्रम देखते रहें, एक पौष्टिक डाइट लें और नियमित रूप से योगाभ्यास जरूर करें।
तो योग प्रभाग के बाद सुप्रभातम प्रदर्शन के क्रम में अब समय है भाषा संबंधी कुछ अंशों को सीखने का। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र संस्कृत के एक विशेष अक्षर व के उच्चारण और लेखन संबंधी विषय को बता रहे हैं। नमो नमः। स्वागतं करोमि भवतां समेषां संस्कृतप्रियाणाम् अहं नारायण दत्तमिश्रः एतस्यां संस्कृतपाठशालायाः कक्षायां। संस्कृत के संस्कृतत्व का संरक्षण हो एतदर्थ हम संस्कृत पाठशाला की गत कक्षाओं में शब्दों के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोगों के बारे में कई उदाहरणों के साथ आपको बताते चले आ रहे हैं और इसी क्रम में हमने व और ब के अभेद की वैदिक और साहित्यिक विधाओं में स्वीकृत सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक उदाहरणों को रखते हुए आपको यह बताया ही था कि इनसे संबद्ध कई प्रयोग हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही हमने यह बताया था कि कितने ही प्रयोग इन सिद्धांतों के विपरीत भी हमें प्राप्त होते हैं, अर्थात कितने ही उदाहरण हैं जहां व और ब के बीच भेद है, यह भी शब्दों की शुद्धता के क्रम में आपने जान लिया था। तो आज संस्कृत की कक्षा में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहले देख लेते हैं कुछ और उदाहरणों को जहां व और ब के बीच अभेद है, इस सिद्धांत का अनुप्रयोग नहीं होता। जैसे व्यर्थ या व्यर्थः और वैयर्थ्यम आदि शब्दों को व्यर्थः और वैयर्थ्यम लिखना तथा बोलना अशुद्ध है, अर्थात व और ब के बीच अभेद है, इस सिद्धांत के अनुप्रयुक्त न होने की बात सिद्ध हुई। ऐसे ही वसंत या वसंतः और वसंतर्तुः जैसे शब्दों को बसंतः और बसंतर्तुः लिखना और बोलना भी गलत है। और इसी क्रम में विवाह या विवाहः को विवाहः या विवाहः ऐसा उच्चारण करना या लिख जाना भी अशुद्ध है। और हम कह सकते हैं कि इन शब्दों में व को ब के रूप में समझना और फिर वैसा लिखना तथा बोलना जैसे व्यवहार अब इसलिए दृष्टिगत होते हैं क्योंकि व और ब के रूप में बोलना और लिखना प्रादेशिक उच्चारणगत प्रवृत्ति भर का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, यह हम कह सकते हैं। ऐसे ही विरोध या विरोधः को विरोधः, विद्रोह या विद्रोहः को विद्रोहः, अर्णव या अर्णवः को अर्णवः, विप्लव या विप्लवः को विप्लवः अथवा विप्लवः लिख जाना और बोल जाना भी यही सिद्ध करते हैं कि इन प्रयोगों में एक क्षेत्रगत उच्चारण का आगमन हो गया है। कहने का तात्पर्य यह कि वैदिक वाङ्मय और साहित्यिक प्रवृत्ति के प्रभाव को हम इन उदाहरणों में प्रतिफलित स्वरूप में नहीं समझ सकते। और अब हम आप सभी को पुनः याद दिला रहे हैं कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहां व और ब इन दोनों ही अक्षरों के बीच अभेद है। इस स्वीकृति के साथ कई शब्द हमें संस्कृत साहित्य में प्राप्त होते हैं, जैसे आपको याद ही होगा बृहस्पतिः या बृहस्पतिः, बृहत् या बृहत्, वहिः या बहिः और बाह्यम या बाह्यम जैसे उदाहरणों में दोनों ही प्रयोगों की शुद्धता की स्वीकृति हमें संस्कृत के शास्त्रों द्वारा प्राप्त होती है। हम इसी क्रम में एक और शब्द जोड़ रहे हैं और वह शब्द है वाहिक या वाहिकः, जिसे हम बाहिकः इस रूप में भी संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त करते हैं। और हम आपको यह बताते चलें कि वाहिकः या बाहिकः का अर्थ होता है देश विशेष या देश विशेष का नागरिक जिसमें सद्व्यवहार परक मूल्यों की कुछ कमी हो। तो आज हमने व और ब के बीच भेद और अभेद के कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में जाना। हम कुछ और विशेष उदाहरणों के साथ पुनः लौटेंगे संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में। तावत् शुभमस्तु इति कामयमानः पुनर्नौमि सर्वान्। सुप्रभातम कार्यक्रम के अंतर्गत आज के प्रस्तुति क्रम को यहीं देते हैं विराम। कल पुनः होगी आपसे भेंट, तब तक के लिए नमस्कार।